नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीप कैंपस पर। दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास का अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम हिंदी के साहित्य को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ना तो ये आपके सिलेबस में है और ये जो पोर्शन है हिंदी साहित्य का, ये बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बहुत बड़ा, और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो हम हिंदी का साहित्य नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ हिंदी साहित्य के बारे में उसके इतिहास को पढ़ेंगे कि कोई जो हिंदी साहित्य है, कौन सा साहित्य किस समय पर था, कौन से साहित्यकार कब थे, साहित्य कब से शुरू हुआ, इतिहास साहित्य का इतिहास किसने लिखा, इस तरह की बातें पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें मैंने हिंदी भाषा का विकास करवाया है, तो आप चैनल पर चले जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। चलिए, तो हम आज पढ़ेंगे अपना हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से हुई। तो हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है वो हुई 900 AD के आसपास, यानी 900 ईस्वी के आसपास। यहाँ आप देख सकते हैं साहित्य की शुरुआत हुई 900 ईस्वी के आसपास। लेकिन जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वो इसके लगभग 900 साल के बाद, यानी 1839 में लिखा गया। कब? 1839 में। यानी साहित्य की शुरुआत 900 ईस्वी में हो गई, लेकिन साहित्य का इतिहास लिखा गया इसके 900 साल के बाद 1839 में। अब यहाँ आप ये सोच सकते हैं कि अगर 1839 में बैठ करके कोई पिछले 900 वर्षों का इतिहास लिख रहा है तो उसमें कितनी सटीकता होगी। 100% ये इतिहास सच लिखा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पिछले 900 वर्षों में क्या क्या घटनाएं घटी हुई हैं हमें वो लिखना है। पिछले 20 साल में क्या हुआ हमें वो नहीं पता रहता। तो आप ये जानिए कि हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है लगभग 900 ईस्वी में, लेकिन साहित्य का इतिहास कोई इंसान बैठ करके लिखता है 900 साल बाद 1839 में। अब ये इतिहास लिखा किसने, ये और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फ्रांस के एक विद्वान थे, फ्रांस के रहने वाले, उनका नाम था गारसा द तासी। क्या नाम था? गारसा द तासी। इनका जन्म हुआ था 1794 में फ्रांस में। 1794 में इनका जन्म हुआ था, ये इनका जन्म है। और 1839 में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो भी फ्रेंच भाषा में। 900 ईस्वी से लेकर के 1839 ईस्वी तक का लगभग 900 वर्षों का इतिहास इन्होंने 1839 में लिखा। अब मज़ेदार बात यह है कि ये व्यक्ति जो हमारे हिंदी का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा है वो भी 900 वर्षों का, वो ना तो इतिहास लिखने से पहले कभी भारत आया था और ना ही इतिहास लिखने के बाद कभी भारत आया। यानी भारत से उसका दूर दूर का कोई नाता नहीं था। उसने सिर्फ पत्राचार के माध्यम से 900 वर्षों का हमारा इतिहास लिख डाला। यहाँ जो उसके जानने वाले थे उनके साथ वो पत्राचार करता था, पत्रों के माध्यम से सवाल पूछता और पत्रों के माध्यम से ही उसे जवाब मिलते। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर उसने हमारे 900 साल के साहित्य का इतिहास लिखा। अब जो ये गारसा द तासी हैं, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उस किताब का क्या नाम था? तो उस किताब का नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। क्या नाम था? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। ये इस पुस्तक का नाम था जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इसका अर्थ क्या है? ये फ्रेंच भाषा में है। तो इस्तवार का अर्थ होता है इतिहास, या फिर कह सकते हैं हिस्ट्री। उसके बाद जो लिटरेच्यूर है, लिटरेच्यूर बना है शब्द लिटरेचर से लिटरेच्यूर। तो लिटरेचर का अर्थ हो गया साहित्य, यानी ये है आपका लिटरेचर। और एंदुई शब्द से बनता है आपका हिंदी।
हिंदी और हिंदुस्तानी शब्द से अर्थ है उर्दू। तो अगर आप इसका अर्थ देखेंगे, इस्तवार यानी हिस्ट्री यानी इतिहास, लिटरेचर यानी लिटरेचर यानी साहित्य, हिंदवी यानी हिंदी और हिंदुस्तानी यानी उर्दू। तो अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे तो होता है हिंदी उर्दू का इतिहास या हिंदी उर्दू साहित्य का इतिहास। यहाँ आप लिखेंगे हिंदी उर्दू साहित्य का इतिहास। ये इनकी किताब का नाम था। इसमें इन्होंने लगभग 738 कवियों का जिक्र किया था। यानी ये जो इनकी इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम की पुस्तक थी, इसमें इन्होंने 738 कवियों का वर्णन किया था, जिसमें से आपके 666 कवि जो हैं वो उर्दू भाषा के थे और 72 कवि आपके हिंदी के थे। उसके ये तो बात हुई गारसादा तासी की, जिन्होंने इतिहास लिखा। उसके बाद 1952 ईस्वी में आपके थे एल.एस. वार्ष्णेय यानी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इन्होंने 1952 में जो ये इनकी इस्तवार द लिटरेचर थी, इसका हिंदी में अनुवाद किया और इसका नाम रखा इन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास। 1839 में गारसादा तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उस पुस्तक का नाम था इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। उसके बाद 1952 में इसी किताब का, जो तासी ने लिखी थी, उसी का हिंदी में अनुवाद किया एल.एस. वार्ष्णेय या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, और इसका नाम रखा, जो अनुवाद की गई उस पुस्तक का, हिंदुई साहित्य का इतिहास। अब ये जो आपके गारसादा तासी हैं, इन्होंने क्या किया कि सभी कवियों के नाम कालक्रम के अनुसार ना रख के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से रखा। यानी जो इन्होंने 738 कवियों का जिक्र किया था अपनी किताब में, उसमें इन्होंने काल के हिसाब से नहीं रखा कि जो सबसे पहले का कवि है उसको सबसे ऊपर, उसके बाद जो आया फिर उसको उससे नीचे, फिर जो तीसरे नंबर पर आया उसको तीसरे नंबर पर, इस तरह से नहीं लिखा, बल्कि उनके नाम के हिसाब से, जिसका नाम ए से शुरू होता है वो सबसे ऊपर, फिर बी से शुरू होने वाले, फिर सी से शुरू होने वाले, इस तरह से लिखा। तो इन्होंने सभी कवियों के नाम कालक्रम के अनुसार न रखकर इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार रखा। ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि इस तरह से लिखने से बाद में हमें ये पता नहीं चल पाया कि कौन सा कवि किस समय में पैदा हुआ या किस समय में उसने इतिहास, साहित्य या कविताएं लिखी। ये कमी थी आपके गारसादा तासी के साहित्य के इतिहास की। ये तो था कि हमारा जो साहित्य का इतिहास है वो पहली बार कब लिखा गया। अब देखिए हमारा जो हिंदी का साहित्य है उसके पहले कवि कौन है। तो हिंदी साहित्य के पहले कवि के बारे में बहुत सारे विचार हैं, कोई किसी को मानता है कोई किसी को मानता है, लेकिन दो जो हैं वो मुख्य हैं जिनको ज़्यादा मान्यताएं दी जाती हैं। सबसे पहले हैं आपके, एक हुए हैं डॉक्टर शिव सिंह सेंगर। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर के अनुसार 7वीं शताब्दी के पुष्य या फिर पुंड नामक एक रचनाकार हुए थे, एक साहित्यकार हुए थे, वो हिंदी साहित्य के पहले कवि हैं। तो डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड को माना पहला कवि, लेकिन इनका सिर्फ नाम का उल्लेख है, इनकी कोई रचना नहीं मिलती। दूसरे हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन भी आपके इतिहासकार हैं, इन्होंने लिखा, या ये भी एक साहित्यकार हैं। राहुल सांकृत्यायन एक साहित्यकार हैं, शिव सिंह सेंगर भी आपके एक साहित्यकार हैं, इतिहासकार नहीं हैं। तो राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में ही एक कवि थे जिनका नाम था शरपाद। वो आपके हिंदी साहित्य के पहले कवि थे। और ये जो आपके शरपाद हैं ये आपके 84 सिद्धों में से एक थे। तो डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने शरपाद को माना कि वो हिंदी साहित्य के पहले कवि थे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हिंदी साहित्य के पहले कवि हैं उनके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, लोगों के अलग अलग मत हैं।
अब जो हमारा हिंदी साहित्य का काल है उसको रामचंद्र शुक्ल ने समय के आधार पर 4 भागों में बांट दिया है। यहाँ देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय के आधार पर हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? सबसे पहला है आदिकाल। आदिकाल का समय है 1050 से लेकर के 1375 संवत तक। यहाँ आप एक बात बहुत ध्यान से नोट करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। 1050 से 1375 संवत है, ये ईस्वी नहीं है। अगर आपको ईस्वी में निकालना है कि आदिकाल का जो समय है वो ईस्वी में कब है, तो आप इसी 1050 में से 57 वर्ष घटा दीजिए, क्योंकि हमारा जो विक्रमी संवत है वो जो हमारे इंग्लिश का यानी हमारा जो रोमन कैलेंडर है उससे 57 वर्ष आगे चल रहा है। तो अगर 1050 संवत में आदिकाल का आरंभ हुआ तो अगर इसमें से 57 घटा देंगे तो हम कहेंगे कि 993 ईस्वी में आदिकाल का आरंभ हुआ और ये चला 1375 संवत तक, यानी 1318 एडी यानी ईस्वी तक। तो आदिकाल का समय हम कह सकते हैं 1050 संवत से लेकर के 1375 संवत तक, या 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। दूसरे नंबर पर आता है भक्ति काल। भक्ति काल का समय है 1375 संवत से लेकर के 1700 संवत तक। इसको अगर हम ईस्वी में देखेंगे तो 57 साल घटा दीजिए, ये हो जाएगा 1318 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। हालांकि ये 1643 ईस्वी बनता है, लेकिन इसको हम लगभग में 1650 ईस्वी मानते हैं। आप इसको 1650 ही लिखेंगे। भक्ति काल 1375 संवत से 1700 संवत या 1318 ईस्वी से 1650 ईस्वी। तीसरे नंबर पर आपका रीतिकाल। रीतिकाल आता है 1700 संवत से लेकर के 1900 संवत तक। इसी को अगर आप ईस्वी में देखेंगे तो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक ये रीतिकाल का समय है। फिर चौथे नंबर पर है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय है आपका 1900 से लेकर के अब तक, 1900 संवत से अब तक आधुनिक काल चल रहा है। इसी को अगर आप ईस्वी में देखेंगे तो 1850 एडी यानी 1850 ईस्वी से शुरू होता है। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। उसके बाद हम इन चारों जो है आपके भागों को, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इनको बारी बारी से करके डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो हमारा हिंदी का साहित्य है वो काल के आधार पर यानी समय के आधार पर 4 भागों में बटा है। तो हमारा जो पहला भाग था आदिकाल, उसको भी अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दे रखा है। तो आप यहाँ देखिए कि जो आदिकाल है उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नाम दिया है, यानी आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल का नाम दिया। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल का नाम दिया था। उसके बाद अगला जो नाम है इसी आदिकाल का वो है बीजक काल। तो बीजक काल नाम दिया था इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद अगला है चारण काल। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे आदिकाल को चारण काल कहा। फिर है सिद्धि सामंत काल, और सिद्धि सामंत काल नाम दिया था इसको राहुल सांकृत्यायन ने। फिर है अगला वीर काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल का नाम दिया था। उसके बाद आपका जो आदिकाल है इसके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं हम ये भी देखते हैं। तो आदिकाल में प्रमुख रूप से 5 ग्रंथ हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रमुख 5 हैं। सबसे पहला है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य आपका वो है जिसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। तो सिद्ध साहित्य में आपके बौद्ध ग्रंथ आते हैं। अगला है रास साहित्य। रास साहित्य में आपके राजस्थानी ग्रंथ लिखे गए, यानी राजस्थान के जो भी ग्रंथ हैं राजस्थानी भाषा के वो रास साहित्य में आते हैं। अगला है जैन साहित्य। जैन साहित्य में जैन ग्रंथ लिखे गए। और अगला है लौकिक साहित्य।
लौकिक साहित्य में आपके जो मध्यकाल है उससे पहले के जो ग्रंथ थे, मध्यकाल यानी 1800 से पहले मध्यकाल था, तो मध्यकाल से भी पहले जो ग्रंथ लिखे गए वो आपके लौकिक साहित्य कहलाते हैं। उसके बाद है आपका नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में आपके गोरखनाथ के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं वो नाथ साहित्य कहलाते हैं। अब ये जो नाथ साहित्य ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप 2-3 पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले लिखिए कि जो नाथ ग्रंथ है, नाथ ग्रंथ के जो इम्पोर्टेंट कुछ साहित्य हैं उसमें आपका शब्दी, पद, रोमावली, उसके बाद है आपका ज्ञान तिलक और पंचमात्रा। ये आपके 5 ग्रंथ हैं जो नाथ साहित्य के हैं। उसके बाद जो गोरखनाथ हैं, गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था, ये भी आप नोट कर लीजिए। नाथ साहित्य में गोरखनाथ के ग्रंथ आते हैं। गोरखनाथ के जो ग्रंथ हैं यानी नाथ संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं उसमें शब्दी, पद, रोमावली, ज्ञान तिलक और पंचमात्रा, ये 5 ग्रंथ आते हैं। और गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। और एक बात ये भी आप नोट कर लीजिए कि जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो कनफटा के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? कनफटा। क्यों? क्योंकि जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो अपने दोनों कानों में कुंडल पहनते हैं, मोटे मोटे कुंडल, कानों को छिदवा करके, इसलिए उनको कनफटा कहा जाता है। वो कुंडल पहनते पहनते उनके कानों के छेद इतने बड़े हो जाते हैं कि लगता है कान फटा हुआ है, इसलिए इनको कनफटा के नाम से जानते हैं। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये गोरखनाथ मंदिर के, जो यूपी में आपका गोरखनाथ मंदिर है गोरखपुर में, वहाँ के महंत थे, महंत हैं। तो क्योंकि ये नाथ संप्रदाय के हैं इसलिए इनके भी दोनों कानों में छेद किया गया है और इन्होंने मोटे मोटे कुंडल पहन रखे हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी कनफटा कहे जाते हैं। तो ये था आपका आदिकाल के बारे में कुछ प्रमुख बातें। हमने आदिकाल की कुछ बातें कर ली हैं। आदिकाल के बारे में अभी काफ़ी फैक्ट्स बचे हुए हैं, यानी आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इस क्लास को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है आदिकाल का उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।